सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं आपके जूनियर तजज़ेकार अली आफ्ताब। नाज़रीन, आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट आपके लिए, पाकिस्तान के सबसे बड़े सैटरिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, गुलनुखेज़ अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। हम सर शुरू करेंगे एक टॉपिक जिसके बारे में हमेशा डिस्कशन करना चाह रहा था, आपके साथ तो हो सकती है लेकिन आज सर ने हमें ज्वाइन किया तो उनके साथ मज़ीद बेहतर डिस्कशन हो सकती है कि कॉमेडी सबसे पहले है क्या, क्यों है, ज़रूरत क्या है उसकी, और सबसे जो अहम बात है कि पाकिस्तान में उसकी क्या अहमियत है। सर कॉमेडी मेरा ख्याल है दुनिया के हर खित्ते की ज़रूरत है। और मैं तो जब अपने मज़हब का भी मुताला करता हूँ तो उसमें भी मुझे हमारे जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी खुश मिजाजी के ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं। ख़ुद हमारे मज़हब ने कहा कि खुश रहा करो, खुश रहने में ही आफ़ियत है। और अली भाई तो जानते हैं, इनसे तो मेरा पुराना वास्ता है और आप भी माशाल्लाह मिजाज से ही आपका ताल्लुक़ है। हंसना इसलिए भी ज़रूरी है कि हंसना जानवर नहीं हंसते। ये ख़ासियत अल्लाह ताला ने इंसानों को अता की है कि वह हंसते हैं। सो हंसी हंसी में हमें, आपने देखा होगा ना जी, दोस्त आपस में गालियाँ दे देते हैं, एक दूसरे को मजाक करते हैं, माइंड कोई नहीं करता, उससे रिलैक्स हो जाते हैं। सो हंसने के लिए, कॉमेडी के लिए मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान सबसे बेहतरीन मुल्क है, क्योंकि यहाँ इतने मौके हैं कॉमेडी के, यानी हर जगह पे आपको कोई नया मौका मिलेगा। मैं कल परसों अब देखे अखबार में एक इश्तिहार छपा, मुझे बताएं कि क्या बंदा इसमें कॉमेडी ना ढूंढे तो क्या ढूंढे। वो एक मौलवी साहब का इश्तिहार था, उन्होंने कहा कि इश्तिहार में लिखा हुआ था कि आपके जो लवाहिकीन फौत हो गए हैं, अगर उनसे ज़ाहिर बात है नमाजें कज़ा हो जाती होंगी तो आप उनकी नमाजें मुझसे पढ़वा लें। बड़ी अच्छी बात थी। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी क्या माशाल्लाह, बड़ा मुझे अच्छा लगा। मेरा एक दोस्त था तो वो ज़रा बेनमाजी था, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी बख्शिश हो जाए। तो कहने लगे बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह पढ़ानी चाहिए। मैंने कहा लेकिन ये पता कैसे चले कितनी नमाजें? कहने लगा वो उसका एक हमने निकाला हुआ है, आप 10 साल की नमाजें उनकी जो है वो पढ़वा लें मुझसे। मैंने कहा जी फिर पढ़ लें, क्या सिलसिला उसका? कहने लगे 500 रुपये फ़ी नमाज। अच्छा 500 रुपये फ़ी नमाज में मुझे लगा, मैं कि यार वो गुनाहगार होए थे भाई, अगर उसने नहीं पढ़ी तो वो भुगते जाके। ये एकदम मेरे ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ। तो मैंने कहा भाड़ में जाए दोस्त, हम क्या करें, है भी नहीं वो। तो लेकिन मैं ये अली भाई, मैं सोचने लग गया कि 500 के हिसाब से 10 साल की उसकी नमाजें अगर मैं पे करने पे आऊँ तो मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, और उसका सिला क्या मिलेगा वो बख्शा जाएगा। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में कॉमेडी के बड़े मौके हैं। और हंसने हंसाने, हम हमेशा यही कहते हैं कि जो बात शुगर कोटेड होगी उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। वो हम आपस में कर रहे हों या किसी न्यूज़ चैनल पे कर रहे हों या घर में कर रहे हों, तो एक खौफनाक चेहरा बना के बात करने का, उसका बेशक जितनी मर्जी मीठी बात आप करें लेकिन वो कड़वी लगेगी। अब अली भाई ये हमेशा हंसते हुए बात करते हैं और हमेशा कड़वी बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल, वैसे तो इसका आप पार्शली जवाब दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना अक्सर लोगों को बड़ी गर्मी चढ़ती है कि क्रिकेट टीम सही परफॉर्म नहीं कर रही, फलानी चीज़ ठीक नहीं हो रही। अच्छा, वो जब एक मुआशरा या मुल्क जवाल पजीर होगा तो उसमें एक्सपेक्ट करना कि कोई एक चीज़ फिर भी ठीक करती रहेगी, काम या वो बेहतर हो जाएगी, ये जो है पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब पूरा मुआशरा या मुल्क जवाल पजीर है तो इसका मतलब है कि हमारी कॉमेडी भी ख़राब होगी, या वो शायद एक चीज़ ऐसी है जो बेहतर हो जाए। जब देखें ना, जब आप घर में सारे ख़राब हो जाएं या सारे बुराई की तरफ चल पड़े तो एक चीज़ ठीक हो जाती है कि बुराई का तरीका उन्हें आ जाता है। घर में सब 2 नंबर हो जाएंगे तो 2 नंबरी बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो पाकिस्तान में मैं यही तो एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने तो यहाँ जनाजों पे अली भाई असद साहब, मैंने जनाजों पे कॉमेडी होते देखी है। लोग जिस तरह से रोते हैं, जिस तरह से मैं समझता हूँ अली भाई कि मिज़ाह आपके, अगर कॉमेडी को हम लफ्ज़ मिज़ाह इस्तेमाल करें, मिज़ाह हर जगह मौजूद है। पहाड़ की तह में, कब्र की तह में, समंदर की तह में, किसी खो में। आपके पास अगर वो मकनातीस है जिसकी मदद से आप वो मिज़ाह वहाँ से निकाल लें तो आप पे ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि आप वहाँ से मिज़ाह निकाल लें और अच्छी खासी संजीदा बात को आप एक लाइट मोड में बयान कर दें। इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ अच्छा, नहीं। एक और चीज़, अब तो हम क्योंकि यूट्यूब का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है तो पाकिस्तानी भी जो हैं उनको बहुत एक्सेस मिल गया है और मुल्कों की कॉमेडी से।
हम अमेरिकन कॉमेडियंस जो है बाकी जिनका पहले नहीं बहुत एक्सेस सारी होता था, चीज़ों का बहुत से access मिल एक्सेस गया। मिल गया। तो और हमारा जो हमसाया मुल्क है, हाँ जी। हम क्योंकि हमसे मिलती जुलती बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उनकी कॉमेडी देखते हैं और वो मिलती जुलती स्टोरीज हैं, मिलते जुलते मसाइल हैं ये वो। लेकिन वहाँ पे मेरा ख्याल है, अब आप करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि वहाँ पे ज़रा ज़्यादा इस शोबे को फ़रोग दी जाती है कि आप कॉमेडी जो है, स्टैंड अप शोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉमेडी कल्चर ज़्यादा बनता जा रहा है। क्या यहाँ पे ऐसे है और मंजर यहाँ पे नहीं है या है ही नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। उनकी कॉमेडी बोल्ड है, वो जो अपने टॉपिक्स कॉमेडी में लेके आते हैं, हम यहाँ लेके आए तो हमें लोग जूतियाँ मारेंगे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो वहाँ ज़रा बोल्डनेस ज़्यादा है उनकी कॉमेडी में। और इवन आप यूरोप चले जाएं या अमेरिका, वहाँ इससे भी ज़्यादा बोल्डनेस है। हमारे यहाँ उस चीज़ को कहा जाता है फक्कड़पन। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ फक्कड़पन का भी अपना एक अलहदा स्टेज होता है, उसको भी लोग पसंद करने वाले होते हैं। सो उनके यहाँ जो कॉमेडी, उन्होंने अपने जो टॉप हीरोज़ थे उनको फिल्मों में लिया और उनसे कॉमेडी करवाई। वरना तो हम हमेशा यही देखते थे, एक कादर खान होता था, एक जानी लीवर होता था, ये दोनों उटपटांग मुंह बनाते थे और यही कॉमेडी होती थी। लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ उन्होंने बहुत सारी कॉमेडी की चीज़ें हमसे ली हैं। यानी अमानुल्लाह साहब की बेशुमार बातें मैं उनकी फ़िल्मों में, उनके ड्रामों में, उनके कॉमेडियंस के मुंह से सुनता हूँ। हमारे बब्बू बराल की बातें, उमर शरीफ साहब तो वहाँ गए, वहाँ जाके प्रोग्राम भी करते रहे। तो इसलिए उनके यहाँ कॉमेडी अब उन्होंने जो सारी कॉमेडी कर रहे हैं, कभी आप गौर कीजिएगा, वो इंग्लिश के जुमले ज़्यादा, इंग्लिश की कॉमेडी लेके और उसको अपनी लोकल ज़ुबान में करके पेश कर रहे हैं। हमारा तो रिच कल्चर है जी, पंजाबी और पंजाब की खसूसन कॉमेडी, पाकिस्तान की, उसका तो जवाब ही नहीं। मतलब एक लाइन से मैं बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूँ। एक रक्शे वाला, पिछले दिनों मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, अब कॉमेडी सुने। रक्शे वाले से मैंने कहा जाना ज़रा इकबाल टाउन तक। अब जेन में रखिए, इकबाल टाउन उस वक्त इस तरफ था और दूसरी साइड इस तरफ इकबाल टाउन था। मैं कहा इकबाल टाउन जाना है, कहता ठोक कर चलिए। ठीक है, कमाल है। अच्छा, इसी तरह मुझे एक जुमला याद है, एक वैगन वाला जा रहा है और मैं इसी तरह ज़रा बेहतर लिबास में जा रहा था, कोट पहन के। तो वैगन वाले ने समझा शायद ये सवारी है, दूर से आवाज़ें लगाता आ रहा है। आवाज़ें क्या लगा रहा है? शहर 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 शहर। मेरे करीब आया ना, बड़े आराम से कहता है शहर। उसने कहा थोड़ा तमीज़ से बात कर लो जरा उर्दू में। इसलिए हमारे यहाँ तो बात बात पे कॉमेडी है, बात बात पे अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात भी, चाहे कोई भी फ़नून लतीफ़ा हो, उसमें चाहे फिल्म बनानी हो या मज़ाह निगार बनना हो, कुछ भी करना हो, कई मुल्क हैं जहाँ पे सेंसरशिप है, लेकिन जैसे ईरान है और बहुत से मुल्क हैं वहाँ पे, लेकिन आपको ना एक बाकायदा किताब मिल जाती है जिसमें लिखा हुआ है, कोई रूल बुक है कि जी ये कर सकते हैं और ये आप नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी आर्टिस्ट की थोड़ी आसान है। यहाँ पे अभी आप कोई भी बात कर दें, हो सकता है जुमला निकल जाए तो निकल जाए और हो सकता है पकड़े जाए तो कल पकड़े जाए। सो ये तो बहुत ज़िंदगी मुश्किल नहीं कि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करने की इजाज़त है और क्या नहीं है। आप तो ये बात कर रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको, अभी तो शुक्र है प्राइवेट चैनल है, वहाँ पे हम बैठ के कोई बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब अगर आप सरकारी टीवी की पॉलिसी देखें, मेरा तो बड़ा वास्ता है उनके साथ, वहाँ पे हर जुमला जिसमें कॉमेडी होगी वो उनको खटक जाएगा। तो तयशुदा बात है कि वहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि कॉमेडी काट के कॉमेडी करनी चाहिए। वरना वही टीवी चैनल था, आपने देखा होगा 50-50, जिसमें खुद पीटीवी की कॉमेडी हो रही होती थी, पीटीवी के ड्रामों की। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ कोई रूल नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कि हमने क्या कहना है, किस जगह पे कहना है। एक जो मैं अनवर मकसूद साहब के ऐसे ऐसे जुमले सुनता हूँ और मैं हैरान होता हूँ कि ऑडियंस बैठे हंस कैसे रहे हैं। ये जो जुमला उन्होंने कह दिया है, ये वहाँ पे सो कॉल्ड, जैसे हम कहते हैं, माएँ बहनें और सब बैठी हुई हैं, लेकिन लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। मैं उनसे सुनता होता था, वो क्या नाम था, वो नापा के जो थे हमारे बड़े ज़िया मोहिद्दीन साहब, वो जब इधर अली ऑडिटोरियम में कुछ चीज़ें पेश करते थे, उनमें भी बहुत बोल्डनेस होती थी। मुश्ताक यूसुफी साहब में, हर मज़ाह निगार में होती है। तो समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ बोलनी है कौन सी नहीं। लेकिन जिस चैनल पे आप काम कर रहे हो उसकी पॉलिसी के मुताबिक आपको कुछ समझ आ जाता है कि ये फ़लाँ चैनल है, ये यहाँ ये रेड लाइन इनकी ये है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने रेड लाइन का जिक्र किया। अच्छा, अली के सवाल के साथ ही मैं एक और सवाल कर दूं कि एक तो चलें, अगर फ़र्ज़ करें किसी ने इसको एज अ करियर चलाना है कॉमेडी को, और पाकिस्तान में ही जिनको लगता है कि उनकी कॉमेडी अच्छी है और वो 10, 15, 20 से ज़्यादा लोगों के अंदर बैठ के उनको हंसा सकते हैं,
तो उससे वो पैसे भी कमा सकते हैं। यहाँ पे कितनी एक एवेन्यू है लेट से यंगस्टर्स के लिए कि वो इस शोबे में जाएं और अपनी स्किल जो है उसको मनवाएं और उससे कुछ कमाएं। मेरी तो सारी ज़िंदगी मैंने पैसा कमाया इसी से है। मैंने कॉलम लिखे, ड्रामे लिखे, कॉमेडी लेकिन मैंने क्या कमाया होगा जो चाहत फ़तेह अली खान ने कमा लिया। ठीक है, उसने बतौर एंटरटेनर उसने कमाल का एक काम किया, एक लाइन फाड़ के थे और तो सारी कॉमेडी कर दी थी। ये जो अली आफ्ताब है, आफ्ताब है, अली है, आफ्ताब है, ये जो आफ्ताब है, इसी पे उसने सारी लाइन गा दी। इसी तरह अमानुल्लाह साहब ने माशाल्लाह 3-3 शादियां की, उन्होंने घर बनाए कॉमेडी से ही। अब जो आप कह रहे हैं बतौर करियर इसको लेने में ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई क्लास ही नहीं है इसकी कि हम यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में किसी को पढ़ाना चाहें कि यार किसी ने मिज़ाह पढ़ना है तो वो क्या करे। तो ये शोबा जो अपनाते हैं वो शुरू में तो बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि लिखने के लिए सिर्फ कॉमेडी का होना ज़रूरी नहीं, मिज़ाह निगार होना भी ज़रूरी है। एक परफॉर्म करने वाली आप स्टेज पे परफॉर्म कर लें, अच्छा उसमें भी इतने हमारे भरे पड़े हैं। आजकल तो खैर चूँकि यूट्यूब आ गया है तो लोगों ने लगाई, मुझे ज़ाती तौर पे मुझसे पूछें तो मैं कहता हूँ तस्लीम अब्बास का जवाब नहीं, फैसलाबाद वाले जो हैं वो राना एजाज बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं और यूट्यूब से कमा रहे हैं। जानी बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं। तो कमाने का मतलब अगर ये है कि कोई उन्हें बुलाए और वो पैसे दें, ये शायद ना हो। अदरवाइज़ तो जितने हमारे स्टेज के कॉमेडियंस थे वो सारे कहीं ना किसी प्रोग्राम में फ़िट हो चुके हैं और उनकी आप सुने, उनका पैकेज सुने, आप हैरान हो जाएं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, सबको पैसे मिल रहे हैं और भरपूर मिल रहे हैं। अच्छा, सो ये जिन आपने आर्टिस्ट का जिक्र किया वो भी, और मैं आपको भी जानता हूँ बड़ा पुराना। सो अब पता नहीं इसको फॉर्मल कहेंगे या इनफॉर्मल कहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि कोई इस तालीमी इदारा तो बता नहीं रहा कि करना कैसे है, तो आप लोगों ने बाकायदा वो न्याज़मंदी, शागिर्दी, बड़े लोगों के साथ बैठना, अच्छा वो जो एक फॉर्मल इनफॉर्मल वटेवर वो जो भी सिस्टम है वो पाकिस्तान में बड़ा कामयाब सिस्टम है। आपके ख्याल में वो आगे चल सकता है, या वो अब जो नए बच्चे हैं उनका टेम्परामेंट नहीं है कि बड़ों के साथ जाके बैठ के सुनते रहे कि क्या कह रहे हैं? नहीं, अच्छा उसमें सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, इसी सवाल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अली का एक सवाल था, उसी से शुरू करते हैं। सवाल ये था कि जिस तरह से कोई बाकायदा इंस्टीट्यूट तो बता नहीं रहा कि कॉमेडी कैसे होनी है, जो सिलसिला चला आ रहा है पाकिस्तान में, आप भी जिसमें से गुजरे हैं, उसको फॉर्मल कहें या इनफॉर्मल कहें, कि आपने एक उस्ताद चुना, फिर आपने वो न्याज़मंदी की, फिर उसके साथ वक्त गुजारा, बैठ के देखते रहे, सुनते रहे, ऑब्ज़र्व करते रहे कि वो कैसे कर रहा है, और फिर आपने एक अपना काम करना शुरू किया, एक मकाम बनाया। ये सिस्टम आगे चल सकता है? मतलब जो हमारी नई जनरेशन है उनके अंदर ये हौसला है इस ग्राइंड में से गुजरने का? यही सिस्टम चलना है। ये जो उस्ताद हैं, मसलन मैंने अताउल्लाह कासमी साहब उस्ताद मोहतरम, तो उस्ताद तो वो तब के हैं जब से मैं उनको पढ़ रहा हूँ, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने बाकायदा उनको शागिर्दी के लिए कहा, उन्होंने उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, सच्ची बात। और लेकिन ये यूनिवर्सिटी हैं, कासमी साहब हो गए, मुश्ताक यूसुफी, अब भी मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ अच्छी चीज़ करने के लिए उसको अच्छी चीज़ को अपनाना शुरू कर दें, उसको देखना शुरू कर दें। अच्छा ड्रामा लिखना है तो अच्छा ड्रामा देखना शुरू कर दें, अच्छी कॉमेडी करनी है तो अच्छी कॉमेडी देखना शुरू कर दें, अच्छा मिज़ाह लिखना है तो अच्छा मिज़ाह देखना शुरू कर दें। ये जो हमारे मिज़ाह निगार अब इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे पतरस बुखारी हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, इसी तरह शफीकुर रहमान साहब, इनकी किताबें यूनिवर्सिटी हैं। ये निसाब अगर कोई पढ़ ले, एक दफ़ा सिर्फ पढ़ ले, और उसका मिजाज ही ऐसा हो थोड़ा सा शरारती और मिजाह की तरफ उसका रुझान हो, तो मेरा ख्याल है वो बड़े आराम से सीख सकता है। ये जो आपने यंग जनरेशन वाली बात की, यंग जनरेशन असल में ये प्रॉब्लम आ गई ना जी, जो नए छोटे छोटे जुमले आ गए। मैं कई जुमले जो यूसुफी साहब के हैं वो किसी और के नाम से फेसबुक पे देखता हूँ, तो ये जुमले बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये जुमले उठा के एक मजमून की शक्ल में कहीं वो जड़ दिया, कहीं वो जड़ दिया, और तालियां आ गई, लाफ्टर आ गया, उन्होंने कहा कि मैं हो गया हूँ, अब मैं मिज़ाह निगार हो गया हूँ। तो अगर जुमलों की हद तक जाएँ तो मैं समझता हूँ खाली जुमले तो, मेरा बड़ा अरसा गुजरा है मुनीर नियाज़ी साहब के साथ, उनसे बड़ा जुमलेबाज तो मैंने देखा ही नहीं। जैसे उनके जुमले आपने भी सुने होंगे, कमाल जुमले उनके होते थे, लेकिन मुनीर नियाज़ी साहब को हमने कभी मिज़ाह निगार नहीं कहा। अच्छा, ये जुमले अमजद इस्लाम अमजद साहब के भी बहुत ज़्यादा होते थे। हर शायर अदीब के पास ये जुमले तो होते ही हैं, लेकिन जो लोग इसे बाकायदा पेशे की शक्ल में या किसी
हुनर की शक्ल में इख्तियार करना चाहते हैं, वो बेशक किसी की शागिर्दी ना इख्तियार करें, लेकिन उन लोगों को पढ़ें ज़रूर। ये एक मिजाज है, मतलब बाज़ लोगों को वो शायर नहीं होते लेकिन शायरी बड़ी पढ़ते हैं, यानी उनके अंदर एक पूरा शायर बैठ चुका होता है, उसके बाद जब वो शायरी शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा शेर कहते हैं। एक और चीज़ जो उसकी क्लैरिटी मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं उन्होंने, आपने पंजाब का जिक्र किया, कॉमेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ एसोसिएशन हमारी जो कॉमेडी से होती है वो है स्टेज से होती है और स्टेज शो से होती है। सही। और आपने भी जिक्र किया, बहुत सारे लोग जो स्टेज से शुरू हुए थे अब टेलीविज़न पे हैं, वो तो एक नीड थी मेरे ख्याल में कि ये लोग टीवी पे आए और उनके लिए एक स्पेस क्रिएट की गई। लेकिन सैटायर जो है, अब सैटायर करने के लिए या किसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए मौजू को समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके अंदर से आप किसी किस्म का जुमला या किसी किस्म की चीज़ निकालें जो उसका फिर आप कॉमेडी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो क्या हमारे अभी भी यही मेंटालिटी है आवाम की जी, ये कॉमेडी और मुल्क के अंदर वही हैं जो स्टेज पे होते हैं, या इससे लोग चेंज हो रहे हैं, लोग ज़रा सैटायर की तरफ भी आ रहे हैं? ये दो चीज़ें हैं ना, एक कॉमेडी है, एक तो वो है ना, कॉमेडी हम अमूमन उसे कहते हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाती है। जो हमारे वाला काम है लिखने वाला, इसको हम कहते हैं ये मिज़ाह निगारी है, ठीक है। और आप देख लें कमाल अहमद रिजवी ने जो कुछ लिखा, कभी किसी ने उन्हें कॉमेडियन नहीं कहा, हालांकि अलिफ नून भी उन्होंने किया, नन्ना कॉमेडियन कहलाता था। मुश्ताक यूसुफी को कोई कॉमेडियन नहीं कहेगा, मुश्ताक यूसुफी साहब ह्यूमरिस्ट थे। तो ये जो स्टेज वाली कॉमेडी है ये हमारे यहाँ इसलिए भी ज़्यादा मकबूल हो गई क्योंकि पंजाब का कल्चर था, और जिन दिनों ये VCR पे आया ये सब कुछ, वो कल्चर की बातें आई, तो यकदम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया कि यार ऐसा ही होता है। आम गुफ्तगू जो हम गली मोहल्लों में करते हैं वो गुफ्तगू स्टेज तक पहुंची तो उसने हमें मज़ा दिया। तो हमारे जो मिज़ाह निगारों का ताल्लुक़ है वो मैं समझता हूँ जो ये लिखने लिखाने से शोभा ताल्लुक़ रखता है। यानी मैंने जितने भी जहाँ भी कोई मेरा हुआ है शो, उसमें मैंने अपनी कोई चीज़ पढ़ी है, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं वो पढ़ सकता हूँ वो चीज़। उस पढ़ने में वो भी एक थोड़ी सी तो परफॉर्मेंस उसमें दरकार होती है, लेकिन उस पढ़ने में शायद लोगों को ज़्यादा मज़ा आया, तो मुझे लगा कि यार ये काम ज़्यादा अच्छा है। सो अब अगर जो कॉमेडी में आना चाहें या किसी ने मिज़ाह में आना है, या एक जो आपने कहा कि जी हमारे सिर्फ स्टेज तक ये कॉमेडी है, वो तो लोग वो भी हैं जिन्होंने कॉमेडी को पढ़ा, मुश्ताक यूसुफी और इब्न इंशा जैसे बात हुई उनकी शक्ल में। तो ये लफ्ज़ कॉमेडी बड़ा खुलता है, ये बड़ा खलता है इस तरह का, ऐसे लगता है जैसे कोई मस्खरा है। लोग बुनियादी तौर पे यही समझते हैं कि जो मिज़ाह लिखता होगा वो या कॉमेडियन होना है, और कॉमेडियन की भी अगली फार्म है फिर मरासी होना है, ठीक है ना, क्योंकि वो हंसा रहा है दूसरों को। तो ये इसमें डिफरेंस है। जो स्टेज वाली कॉमेडी के अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारी कॉमेडी रही है, और वो कॉमेडी आप देखें ना जो फिल्म की शक्ल में थी, लैरी साहब की कॉमेडी में कुछ उनके जुमले मुझे याद आ रहे हैं लेकिन मैं यहाँ सुना नहीं सकता क्योंकि वो सिनेमा में अच्छे लगते थे, लेकिन कमाल कॉमेडी उनकी। अच्छा, राहत इंदौरी साहब गज़ल के बारे में ये कहते हैं कि इसको गज़ल को कहने के लिए, उसको समझने के लिए इंसान को थोड़ा सा बदकिरदार होना पड़ता है, तो कॉमेडी पे भी ये बात लागू होती है? मैं समझता हूँ एक अदीब जो है उसका शराफत से कभी कोई ताल्लुक नहीं। एक शायर, एक अदीब उधर की काम में शरीफ हो, वो एक आज़ाद मनश बंदा होता है, वो जॉन इलिया होता है, वो वगैरह 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 होता है, ठीक है। और वो अपना मिज़ाह निगार जो खसूसन है, मैं आपको बताऊँ, हम जब जाते होते थे ना मुशायरे पढ़े, शौक रहा ये भी सारा, और शायरों दीबों की जो महफिल होती है, उस महफिल के बाद जो महफिल होती है वो महफिल होती है जो बिल्कुल ओपन होती है, और उसमें ज़रा सुने शायर अदीब क्या कह रहे होते हैं, लतीफ़े किस किस्म के बयान हो रहे होते हैं, क्योंकि वो कैथारसिस हो रहा होता है। इसलिए वो एक मिज़ाह निगार को तो मैं समझता हूँ कि अंदर से शरारती होना चाहिए, उसके अंदर एक शरारतीपन, बल्कि एक हल्की सी को 70 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 7% बेगैरती होनी चाहिए उसके अंदर। क्योंकि वो कहते हैं ना जी कि फ़लाँ बंदा है, वो अपना कासमी साहब का जुमला है जी कि बंदा ज़ाया हो जाए जुमला ना ज़ाया हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर बेलिहाज हो जाएं। आपने जुमला कहना, हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार ये जुमला हम लिख रहे हैं वो हमारे ये तो फिट आ जाएगा हमारे सुसर पे या हमारे फ़लाँ पे, भाई फिट आता है तो फिटे मुँह आप लिखें जुमला। और अली भाई मैं बताऊँ, मिज़ाह निगार नाम ही एक बहादुर बंदे का है,
जो डट के एक जुमला कहा जाता है ऑडियंस के सामने, मैं समझता हूँ अनवर मकसूद साहब बहुत बहादुर हैं। वो जैसा जुमला सामने खड़े होकर कह जाते हैं, वो हम जैसा बंदा सोचता रह जाता है। एक दो दिन आपसे मशवरा किया, आपसे किया, यार मैं कहना है मैं कह दूँ उथे तो वो तो थ्रो उनकी कमाल होती है जुमले की, वो कह जाते हैं। तो मिजाज निगार बहादुर भी होता है, थोड़ा थोड़ा वो 7% भी होता है और थोड़ा थोड़ा बदलिहाज भी होता है। अच्छा, इसमें एक और सवाल ये कि अमूमन ये जो मज़ाह निगार होते हैं या कमेडियंस होते हैं, इनके अज़दवाजी रिश्ते कैसे चलते हैं? ये इस पे गेस्ट ने जो एक्सपर्ट है उन्होंने खामोशी रखी है। उन्होंने इसको वेल लेफ्ट करने का फैसला किया। नहीं बड़े अच्छे चलते हैं जी, मैं यही कहूँगा। वो हमारे एक दोस्त थे, इस पे मैं जवाब देता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, तो एक तकरीब हो रही थी, तो उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा, बड़े मारूफ शायर अदीब हैं, उन्होंने कहा कि ख़वातीन हज़रात, आज की तकरीब में मेरी वाइफ भी मौजूद हैं और मैं आप सबके सामने कहना चाहूँगा आई लव हर। इस बात पे तालियां बजी, वो निज़ामत मेरे पास थी। तो मैंने कहा, ख़वातीन हज़रात, ये क्या बात हुई कि मेरी वाइफ मौजूद है तो मैं कहना चाहूँगा आई लव हर? ये क्या बात हुई? मेरी वाइफ मौजूद नहीं है और मैं कहना चाहूँगा आई लव हर। सो जहाँ पे बीवी मौजूद ना हो वहाँ पे आप ये जुमला कहें तो मज़ा आता है ना। तो ये प्रोग्राम चूँकि मेरे घर में भी देखा जाता है तो मैं कहूँगा कि अज़दवाजी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत खुशगवार होती है। अच्छा, उसमें पता क्या है, एक हम ये जो हर इंसान की ज़िंदगी ना मुसलसल तो नहीं, वो उन्होंने क्या अच्छा जुमला कहा था, उन्होंने जावेद अख्तर साहब ने गालिबन कहा था कि कोई इंसान अगर सर्कस में उल्टा लटका हुआ हो तो इसका मतलब ये नहीं वो घर में भी उल्टा लटका हुआ होता है। हम मज़ा लिख लिख के, कर कर के, सुना सुना के जब घर पहुंचते हैं ना तो हमारा हंसी वाला कोटा ख़त्म हो चुका होता है। तो वो वैसे भी मैं समझता हूं कि बच्चों के साथ, औलाद के साथ आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, वरना वो दरमियान में दोस्ती भी होनी चाहिए, लेकिन दरमियान में एक थोड़ा सा शर्म व हया वाला अंसर होना चाहिए। एक और चीज़ बताएं, सॉरी आपकी बात काटूं, कि जैसे अली की बात से में बड़ा कि कॉमेडी के ऊपर आजकल इंटरनेशनली भी बड़ी हुई है कि यार किसी को ऑफेंड ना करें, ऑफेंस ना करें, किसी की इस किस्म की बात ना करें कि वो ऑफेंड हो जाए। लेकिन वो तो कॉमेडी और सैटायर और बाकी के जो बुनियादी मकसद है उससे हटके नहीं है सारा। बिल्कुल सही आपने कहा, कॉमेडी होती ये है कि मैं किसी की नकल उतारूंगा, मैं किसी को काला कहूँगा, किसी को गोरा कहूँगा, किसी के कद पे बात करूँगा, किसी की ज़ुबान पे बात करूँगा, किसी की नकल उतारूँगा, तब भी होनी है ना। और ये उन लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है अली भाई जाके समझाएंगे कि भाई जिसकी कॉमेडी हो रही होती है वो कोई आम बंदा नहीं होता, जिसकी हम नकल उतार रहे होते हैं या जिसकी पैरोडी कर रहे होते हैं वो कोई ख़ास शख्सियत होती है। मैं किसी की पैरोडी करूं आम से बंदे की बाहर से गुजरते हुए तो किसी को क्या समझ आनी है, बट मैं जब डोनाल्ड ट्रंप की करूंगा और उस लोगों को समझ आ जाएगी ये उसकी पैरोडी हो रही है तो उस पर तालियां बजेंगी। तो ये नहीं हो सकता कि कॉमेडी में आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाए। अच्छा, वो भी उनके यहाँ ये बात चली तो है लेकिन मानता कोई नहीं उनकी तरह, जो कॉमेडियन है नहीं, वहाँ कोई नहीं मानता। वो तो बल्कि एक तरीके है, इसके बगैर कॉमेडी कैसे हो सकती है? जैसे हम कहते हैं जी औरत का जिक्र आता है ना, बीवी औरत पे लतीफ़े बने हुए हैं, ये हुस्न है, ये हुस्न है कि हम और बीवियों पे लतीफ़े बनाते हैं, जुमले कसते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसी होती हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ये दिलचस्प तरीन चीज़ ये है कि आपस में नोक झोंक होती रहती है, जुमले भी बनते हैं, लतीफ़े भी बनते हैं, आपस में बातें भी होती हैं। तो इस ऐसी कॉमेडी ये हो नहीं सकता इसके बगैर कॉमेडी। अच्छा, इसके बगैर अगर आपने करनी है तो फिर दो चीज़ें हैं, और वो दो चीज़ें तो वैसे ही नहीं हो सकती, कम से कम हमारे मुल्क में। ना आप रिलीजन को छेड़ सकते हैं, सियासत को आपने जितना छेड़ना था वो छेड़ लिया, जितना जो कुछ करना था कर लिया, तो बाकी कॉमेडी कहाँ से आए? फिर वही है कि वो अपना तवे वाले माचिस वाले लतीफ़े सुनाएं और आपस में दूसरों को, फिर लोग कहते हैं जी हंसते क्यों नहीं। इस कदर इंटरनेट का हर जगह पे पहुंच चुका है इंटरनेट कि अब आप किसी को कोई चीज़ सुनाते हुए ये ना सोचेंगे इसको किसी चीज़ का पता नहीं होगा। अब हर चीज़ का पता है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे हो दूसरे को हो रही है, तो उसमें आपको ज़्यादा हंसी के मौके हैं। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि बहरहाल बैन सतूर एक मैसेज ज़रूर होना चाहिए। आप जो बात समझाना चाह रहे हैं किसी से करना है, वो महज मज़ा ना हो बल्कि उसके अंदर कोई एक मैसेज ज़रूर हो। अताउल्लाह कासमी साहब उस्ताद मोहतरम भी यही कहते हैं कि मैसेज ज़रूर हो, एक मैसेज ज़रूर हो जो आपकी मज़ाक की बातों के साथ साथ
सुनने वाले तक कर। ये जो सारा कल्चर है ना, स्नोफ्लेक कल्चर जिसको कहा जाता है, कि जो कहते हैं कि आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा, वो उसमें ये है कि जी आप अगर किसी के टांग टूटने का मजाक उड़ा रहे हो तो हो सकता है आपकी तो कभी भी टांग ना टूटे, या आप किसी के कद का मजाक उड़ा रहे हो तो आपका हो सकता है कद वैसा ना हो। अच्छा, लेकिन उसमें फिर मैं देखता हूँ कि मौत पे भी इनको मसला है। अब मौत तो एक ऐसी चीज़ है जो सबने मरना है, वो तो मैंने भी मरना है, तो मौत का मजाक क्यों नहीं उड़ाया जा सकता? सही बात है। नहीं, मौत का मजाक, बात सुने, जिस अगर किसी की मौत का मजाक उड़ाएंगे वो तो उसने भी नहीं कुछ कह सकना आपको, वो माइंड भी नहीं कर सकता। जो अगर वो माइंड कर जाए तो अल्लाह माफ करे, हम तो कभी भी ना मौत का मजाक उड़ाए। वैसे भी हमारे वो मंटो साहब कहते थे ना कि हमारे मुआशरे में मरने के फौरन बाद बंदे को रहमतुल्लाह अलैह की खूंटी पे लटका दिया इसी जाता है। तरह। अजी नाज़रीन, यहाँ हमने जाना है ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद कुछ खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, आपके लिए कुछ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें हम लेकर आए हैं, वो डिस्कस करेंगे और हम तीनों डिस्कस करेंगे। तो पहली खबर जी, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि चादर ओढ़ के वहाँ पे आने पे पाबंदी लग गई है। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोई ना कोई और वजह भी होगी। जी सर। ज़ाहिर है उन्होंने तो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से की है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि वो आपको पता है टी वाली मशीनें तो हमारी ख़राब ही होती हैं। सो चादर वाला बंदा जो है वो दूर से पता नहीं लगता कि अंदर क्या है। नहीं, ये पता नहीं कि वो बंदे के लिए पाबंदी है या खातून के लिए पाबंदी है। नहीं, ये है मेंशन है, बंदों अच्छा, बंदों के लिए चादर वाला वो एक दौर में ना फूड स्ट्रीट बनी है अनारकली, तो उस पर लिखा हुआ था निकर पहन कर आना मना है। तो किसी ने पूछा कि फिर पहन के ना है। ऐसे ये बड़ा एक मशहूर हमारा ना जुमला होता है कि बुक्कल दे विच चोर। ए वड़दा किथों है? वाह, बुक्कल वही, ये तो पता है सबको। बिल्कुल। वो चादर इस तरह से ओढ़ने को हम बुक्कल कहते हैं ना, ठीक है ना। बेसिकली तो इसका रूहानी मतलब तो ये है कि दिल के अंदर चोर होता है इंसान के, ठीक है। और इनका सवाल भी बड़ा है, हमें वो बुक्कल से पहले रखते होंगे चोर को, फिर उसके बाद बुक्कल लगाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने ये जो पाबंदी लगाई है, ये उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जो आप जैसा कोट पहन के आते हैं ना, ओवर कोट, जो आजकल लॉन्ग कोट निकले हुए हैं, उनमें भी बहुत कुछ हो सकता है। ये चादर तो पुराना स्टाइल हो गया ना। मेरा ख्याल है जी, वो टूटू वाली जो आपने मशीनें बताई हैं ना, उनकी जगह आप सादा वहाँ पे किसी को खड़ा कर दें जो लोगों को जानता हो कि कौन कहाँ क्या हो सकता है। रेडी वाले को पता होता है इस बंदे की जेब में पैसे हैं या नहीं, वैगन वाले को पता होता है बंदे ने किराया पूरा देना है नहीं, ठीक है। तो बाकी अब चादर वाला दहशतगर्द तो मेरा ख्याल है अब जब आपने बता ही दिया तो कौन चादर के अंदर दहशतगर्दी करेगा। ये जो आपने जिक्र किया ना कोट वाला, ये जो वेस्टर्न अटायर्स है ना, इसमें ना खतूत नुमाया होते हैं। ये जो हमारे वाले हैं ना कि शलवार का घेरा ही इतना है कि विच भावे मज लै जाओ, ऐसे तरह चादर जो मर्जी कर लो। बाकी चादर लेना भी एक आर्ट है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साड़ी तो डिग्गी चढ़ जाती है, वो किस तरह लोग उसको समोसा बन के अंदर रहते हैं, उसके अंदर वो बड़ा काम है लोगों का। मैं देखता हूँ वेस्ट का, उन्होंने तो स्कार्फ लेने का भी तरीका, साढ़े तो सीधा इंज पा लेते हैं या यूं करके ऐसे ले लिया। स्कार्फ लेने का भी एक तरीका है, चादर लेने का भी एक तरीका। ये बात आपने ठीक किया। इसका मतलब है हाई कोर्ट में कोई बंदा जाए तो वो चादर बाहर जमा करा के जाए, ये हुआ। और वो आज से कुछ देर पहले ये भी था ना कि वो हर जगह यूनिफॉर्म का एक हमें शौक होता है। वो यूनिवर्सिटी के जो उस्तादजा हैं और बाकी उनको कहा गया था जी कि आप ये जीन्स पहन के नहीं आ सकते पढ़ाने के लिए। अब वो मैं जैसे आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो जीन्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्होंने जगह जगह यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाना, तो सिर्फ एक जगह नहीं पढ़ाते। उनको फिर कहा गया जी पेंटे पहनो, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, पर शायद वो चीज़ पास नहीं हुई। तो शायद वो ये भी चाह रहे हो हाईकोर्ट वाले कि यार एक यूनिफॉर्म सी कोई चीज़ हो, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म का भी बड़ा शौक है कि हर बंदा जो एक तरह ही दिखे। सही बात है। तो बिल्कुल। और हालांकि मुझे तो थोड़े दिन पहले पता लगा है कि हमारे वैसे जो जजेस हैं वो थोड़े से लीनियंट हो गए हैं। अब अगर वकला भी बाकायदा वो काले पैंट और कोट में ना आए तो वो सुन लेते हैं। कॉम्बिनेशन का एक एलिमेंट, कॉम्बिनेशन मैंने कई हमारे दोस्त हैं जी वकील हैं, वो नीचे गहरी नीली पैंट पहनी होती है, ऊपर काला कोट पहन के, और उनको लग रहा होता है कि दूसरे को नहीं पता चल रहा। दोनों चीज़ें काली हैं, ठीक है, चल जाता है। आगे चलते हैं। हेल्थ इंडस्ट्री से एक बहुत ही अफसोसनाक, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसी खबर जो कुछ लोगों के लिए अफसोसनाक हो सकती है या खौफनाक हो सकती है, वो ये कि जी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स जो होते हैं, POS सिस्टम्स हर जगह अब लगना शुरू हो गए हैं। आप किसी भी दुकान पे जाएं तो वहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि अगले की सहूलत कि उसको कैश नहीं रखना पड़ता, और दूसरा
कि जो आप एक टैक्स नेट में आ जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेड होता है, तो अस्पतालों के अंदर लगाने का एक फ़ैसला पड़ा। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि आप अस्पताल में इसको लगाएं, और उन्होंने कुछ अस्पताल आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ ये चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे पता है कि मैं थोड़ी पूछताछ की है कुछ लोगों से, वो कहते हैं जी कि हम इस चीज़ को रजिस्ट करेंगे। क्यों रजिस्ट करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट पब्लिक में भी और प्राइवेट में लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। टैक्स बचाया जाता है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कई ऑपरेशंस ऐसे हैं, मैं खुद एक घर वाले के उसमें गुजर चुका हूँ इस ग्राइंड में से, कि उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशन के दौरान में पता लगेगा कि 1 स्टेंट डलना है, 2 डलने हैं, 3 डलने हैं, तो फिर उस हिसाब से आपकी कॉस्ट ऊपर जाती जाएगी। इस पे हमसाया मुल्क ने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हुई हैं। बिल्कुल। तो आप ऐसा करें कि अभी से 4 के हिसाब से कैश लें तो ना वो चेक लेते हैं ना वो कार्ड लेते हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। और अस्पतालों के अंदर इतना कैश लेके अब बंदा को बीमार हो गया और एकदम से बीमार हो गया, रात का वक्त है, वो अस्पताल चले गए हैं, तो उन्होंने एक सहूलत तो दी हुई कि वहाँ उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3-4 ATM मशीनें लगाई हुई हैं। क्या उसकी भी लिमिट होती है? उसकी भी लिमिट होती है, आपकी अपनी भी लिमिट होती है। अच्छा, वो मशीनें प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ भी लगी हुई हैं, ना उनकी कभी लिमिट खत्म हुई है, ना वो कभी खराब होंगी। आप कभी चेक करके देखें, कभी भी नहीं होंगी। और ATM मशीनों का देखें ना, 2 जगहों पे बहुत जोर है, एक प्राइवेट अस्पताल इधर और एक कसिनोज में, क्योंकि वहाँ पे भी फिर वो लोधरा में भी ATM वहाँ भी बड़ी अच्छी है। सर, इससे पहले कि आप तीसरी खबर पे जाएं, मैं पिछली पे ना एक और मुझे गिला याद आ गया मुझे, और वो ये कि हमारे यहाँ पे 5 स्टार तो है नहीं, लेकिन ये जो 3-4 स्टार होटल्स हैं, यहाँ पे आपको पता है धोती वाले शख्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। और मेरे अपने कजन्स के साथ ये वाकया हो चुका है कि उनको रोक लिया गया कि आपने धोती पहनी हुई है। भाई धोती तो मतलब आप जिस तरह नेशनल ड्रेस होता है, ये हमारा नेशनल नंगापन है। सही कह रहे हैं। इसमें तो इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और चीज ये कि अगर आप मैच डाल लो और मैनेजर आ शॉर्ट्स में जाने देते हैं, शॉर्ट्स में जाने देते हैं, आप मैनेजर आ जाए और अगर आप उसको अंग्रेजी बोल के दिखा दो तो फिर वो कहता है आ जाए। एक और मैं बताऊं, अगर आपने धोती अच्छी पहनी हुई है और आप गाड़ी से निकले हैं, अच्छी गाड़ी से निकले हैं, तब भी वो जाने देंगे आप। धोती अच्छा पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है ना। अब माशाल्लाह आप दोनों की पर्सनैलिटी बड़ी कमाल है, तो आप बेशक धोती ना भी पहन के जाएं, आपको किसी ने नहीं दाखिल होना देना। ठीक है? तो होटलों में वैसे धोती पहन के जाने की जरूरत क्या है? अगर आप एक 3 या 4 स्टार टाइप के होटल में जा रहे हैं तो धोती पहनने की जरूरत क्या है? हाँ, ये अलहदा बात है कि वो क्यों रोकते हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए। कोई इंसान जिस मर्जी लिबास में, ढके हुए लिबास में अगर वो आता है होटल के अंदर, वैसे ये मेरे लिए हैरत की बात है। मैंने आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं ऐसा किसी बंदे को, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह पहन के लोग जाते रहते हैं। और जो ये आपके आते हैं ना जिम्मेदार टाइप के लोग, ज़्यादातर ये आपने देखा होगा होटल में भी शलवार कमीज़ पहन के फिर रहे होते हैं। और वो जो है ना जी ड्रेस कोड, वो आपके जिम खाना या इस टाइप की जगहों पे या क्लब जो है मुख्तलिफ टाइप के, वहाँ तो चलता है, लेकिन होटल वालों को इससे क्या? अच्छा से इससे मुझे ख्याल एक आया, बंदा स्वीट बुक करवा रहा है तो आप उसे इस वजह से ना दें कि तुम धोती पहन के आए। इससे मुझे ख्याल आया कि हमारा जो नेशनल MNAs का जो ड्रेस है कि वो वेस्ट कोट और साथ कलफ वाली शलवार कमीज, ये कलफ किसने इजाद की थी? बहुत वेला आदमी होगा कोई। अच्छा, हमारे तो आप उसे कलफ कह रहे हैं, नॉर्मली उसे कहा जाता है माया। माया तो मेरे से तो पहनना ही मुश्किल होता है ये जो। और नेशनल ड्रेस उसका इसलिए बन गया कि कलफ वाली कमीज़ शायद शलवार इतना वो ना हो जितना उसमें वेस्ट कोट आपका किरदार अदा करती है, क्योंकि आपने जब वो वास्केट पहनी हुई है तो आप वैसे ही मुअज़्ज़ज़ से लगने शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो मुअज़्ज़ज़ जीन्स जो बंदे पहन लें उनके बारे में क्या ख्याल होता है लोगों का? आपकी भी जीन्स है। लेकिन मैंने देखा है कि कलफ तो इतनी ज्यादा लगती है कि घर वाले तो हाथ खड़े कर देते हैं कि साढ़े को तो इस्त्री नहीं होएगा, एनु ले जाओ तो नहीं, इस्त्री के अलावा वो बाज़ औक़ात तो इतनी तेज़ वो कलफ होती है, आप देखें वो ऐसा लगता है जैसे कपड़ा अलहदा और इंसान उसके अंदर अलहदा फिर रहा है। यानी अगर आप उसके अंदर घुसना चाहें तो कमीज ऐसे खोल दे, बंदा सीधे सीधे आ जाता है उसके अंदर। शौक होता है लोगों, और एक बैठने की देर है, उसके बाद सारी खराब हो। आपने शॉर्ट्स का जिक्र किया, यहाँ पे ऐसी भी बहुत जगह हैं जहाँ पे शॉर्ट्स भी पहनना मना हो गया। अच्छा, पार्क्स में नहीं जा सकते। हाँ, वो अगलों के मसले हैं, वो हमारे मसले। शॉर्ट्स सरकारी अफसरों, सरकारी दफ्तरों में नहीं जा सकते, पर वो अगले अगर शर्मा रहे हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर? हम तो पहने। सही बात। अच्छा, ये जो आप टॉपिक इन्होंने छेड़ दिया ना, ये वो टॉपिक है जिस पे हम कहते होते हैं जी कि जगह जगह लिखा होता है ना ख़वातीन की इज़्ज़त करें। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, उसने कहा यार मेरे दफ्तर में एक खातून ऐसा लिबास पहन के आती है कि मेरे जज्बात मजरू होते हैं।
तो मैंने इसी उसूल के तहत अपने बॉस से उसकी शिकायत की कि भी इनको कहें। कहता जी बॉस ने मैंने बुलाया, सारे बंदे बुला के ना बॉस ने सामने बिठाया और हंसना शुरू कर दिया मेरे पे। तो ये तो मसले हैं। मतलब आप जब कहेंगे कि पार्स वगैरह में ख़वातीन कोई भी बैरून मुल्क से आई हुई वो स्कर्ट में जा सकती हैं, तो बंदों को क्या मसला है भाई? वो भी जा। अच्छा शॉर्ट्स, चूँकि मज़ीद शॉर्ट होते जा रहे हैं इसलिए कोई मसला होगा, वरना असल शॉर्ट तो ये है कि आप थोड़ा घुटनों से नीचे अच्छा उसको कर दें। आगे चलते हैं। क्रिकेट की दुनिया से एक खबर हमारे पास, मोहम्मद हफीज़ जो हैं उन्होंने एक पाबंदी लगाई है प्लेयर्स के ऊपर कि जी आप पवेलियन में आके आप जो एरिया बाकी जो जब बाकी प्लेयर जब खेल रहे हो तो बाकी प्लेयर वहाँ पे सो नहीं सकते, और जो शख्स सोया हुआ पाया जाएगा उसको $500 का फ़ाइन होएगा। अच्छा, ये बड़ी गैर ज़रूरी सी बात थी। उसकी वजह ये है कि प्लेइंग 11 के अलावा 16-17 का जो स्क्वाड है, अगर उनमें से कोई सो रहा है तो आपको क्या कह रहा है? फिर कोई मसला। मुझे याद आ गया जी, वैगनों में आपने भी सफ़र किया होगा, तो वैगन में आगे लिखा होता था फ्रंट सीट पर सोना मना है और सीन के ऊपर पेश होता था, ठीक है। तो अच्छा मैं वैसे बताऊं, कुछ जगह ऐसे मतलब मुझे कोई कहे कि आपका आज प्रोग्राम है इधर बोल टीवी पे, तो आपने ना वहाँ लेट के नहीं करना प्रोग्राम, तो ये बात बताने की ज़रूरत है? मुझे पता है ना ये नहीं करना। अच्छा दूसरी बात है, वो आपकी बात ज़्यादा सही है कि यार वो बेसिकली वो रेस्ट एरिया है, वहाँ पे कोई सो रहा है या बैठा हुआ है जिसको जिदी वारी नहीं आनी वो की करे उठे बैठे। लेकिन असल में मेरा मसला है कि दूसरे टेस्ट मैच जो भी ख़त्म है उसमें ये भी देखिए हम बहुत जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे। तो ये भी हो सकता है जी कि आप सोने का टाइम ही ना हो, कि मतलब अगर उसको प्लेयर वैसे ही बैठे हुए हैं, 2 खेल रहे हैं वहाँ पे, तो बाकी जो हैं ये उनके ऊपर भी शायद लागू कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा डिटेल में कहा है कि सोना सिर्फ होटल में है। अरे देखिए, सोने से अच्छी तो चीज़ ही कोई नहीं। एक तो अगर आप एथलीट हो तो आपकी रिकवरी होती है सोते हुए। दूसरा ये कि जब आप सो रहे हो तो उस वक्त आप यकीनन कोई गलत काम नहीं कर रहे। वाह वाह वाह। तो इसको तो इनकरेज करना चाहिए। नहीं, वो किसी ने पूछा आइंस्टाइन से कि आप सोते बड़े हैं, तो लोग तो जाग जाग, उसने कहा मैं अपनी पूरी तवानाई हासिल करता हूँ, मैं भरपूर नींद हासिल। हमारे ये भी है ना कि कम सोना चाहिए, तो सोना बड़ी, ये जैसे इन्होंने कहा ना सोते हुए बंदा कोई गलत हरकत नहीं करता, कई कर भी जाते होंगे लेकिन लेकिन सोते हुए बहरहाल आप दूसरों के लिए तकलीफ का बायस नहीं। अब तो देखें ना दुनिया में इतनी डिबेट और इतनी साइंस आ गई है सिर्फ सोने के ऊपर कि जी आपको नहीं 6 से 8 घंटे करने चाहिए। कुछ लोग अभी भी कहते हैं 4 से 5 घंटे करनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ही चैंपियन है, वो कहते हैं कि नहीं जी जितनी देर तक सो दे, जब तक आंख ना खोले तब तक कर लें। तो ये तो एक डिबेट अच्छा, बहुत ज़्यादा है। मेरा अली भाई ये है कि मैं अजानों के वक्त उठता हूँ जी, असर की। तो मैंने रात को जागना होता ना जी। आगे चलते हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है हमारी, उनको कहा गया है कि जी जो सरकारी दफातर हैं उनकी खूबसूरती के अंदर आप इजाफा करें। उनको ये बाकायदा काम जिम्मेदारी दी गई है, और जिससे मेरे ख्याल में चीफ सेक्रेटरी साहब का भी दफ्तर और दीगर और पंजाब के अंदर दफातर जो हैं वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर वाले जो हैं वो उसको मज़ीद खूबसूरत करेंगे दफातर को। बिल्कुल, और साथ इसमें ये भी ऐड कर लें कि 22 करोड़ रुपया मांगा गया है जिना बाग की अपग्रेडेशन के लिए। पैने फिर छापे ही ने। और मैं वैसे एक चीज़, मेरा सवाल बड़ा बर्निंग, बड़े दिनों से मैं सोच रहा था, तो नहीं खत्म कर रहे शुक्र है कि बच्चे हमारे जो हैं वो तारीखी तौर पे हम देखते हैं कि वो जाली जो है ना रिजल्ट कार्ड बनाने में बड़ी महारत रखते हैं। तो ये जाली निकाहनामा क्यों नहीं बनाते कि उनको पुलिस वाला आके पूछे तो आप यूं करके दिखा दो कि ये लो। आपने बता दिया है ना। अच्छा पुलिस वाले ने क्या पूछना है? वो जाली निकाहनामे में उसने पूछना क्या है? ना उसको पढ़ना आना ना कुछ है। असल में शक पता है किस बात पे पड़ता है? पुलिस वाले को ये शक पड़ेगा कि निकाहनामा क्यों ले आके बैठे हैं ना। मसला ये ना कि एक बंदा वाइफ के साथ, अगर वो कहे मेरी वाइफ है और वो सैर तफरी के लिए गया हुआ है, तो निकाहनामा क्यों उसने रखा हुआ है? ये वो रखेगा। वो लतीफ़ा था ना, किसी ने वो पकड़ा एक फ़ौजी इंडिया का, तो उसने कहा भी मैं इंडिया का नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का हूँ। तो उन्होंने कहा सबूत पेश करो, कौमी तराना सुनाओ। नहीं यार मेरे को पूरा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा अच्छा फलां चीज़ सुनाओ, कुछ आयतें सुनी, उसको कुछ भी ना आया। क्या आ जा पता चल गया तो पाकिस्तान तो इसलिए अच्छा मैं ये कहता हूँ ये कल्चर चेंज होना चाहिए। ये ज़ियाउल हक के दौर में ये कल्चर था कि वो निकाहनामे तलब करने, सूंघना। कोई अगर अब तो स्टूडेंट्स, कैसी अजीब बात है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर तो फिर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के कैफ़े में तो लड़का लड़की बैठ सकते हैं, यूनिवर्सिटी के किसी गोशे में तो बैठ सकते हैं प्राइवेट में, लेकिन आप जो सरकारी आपका है पार्क, उसमें लड़का लड़की नहीं बैठ सकते। वाई?
हाँ, मैं ये नहीं कहता कि लड़का लड़की बैठ के कोई नाजेबा हरकत करें, लेकिन अगर वो बैठे हुए हैं तो यार उन्हें बैठने दें। लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि पुलिस वालों को शक ऐसे पड़ता है कि ये इनका निकाह नहीं हुआ हुआ, कि वो दोनों जो है बड़े खुश मिजाजी से एक दूसरे के साथ ये बहुत बड़ा शक है। सही बात, बहुत बड़ा शक है। अगर एक प्लेट मंगवा के दोनों 2 चम्मच मंगवाए हो दही बड़े के, प्लेट 1 और चम्मच 2, शक तो पड़ना ही है। एक तो मियाँ बीवी हो गया। हमारे एक दोस्त है, तो उन्होंने एक दफ़ा, मैं होटल में गया तो देखा मैंने, वो बड़ी किसी लड़की के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे। अच्छा, उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तो तेज़ी से करीब आए मेरे ना, मुझे आ कहते हैं कज़न है मेरी। मैं कहा ठीक है। मैं कहा 3 महीने मेरी भी कज़न रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये शक बिल्कुल ठीक है कि वो आपस में जो मुजाहरा उनका था, वरना मियाँ बीवी जो जाके बैठे होते हैं, वो देखा कीजिए उनकी दिलचस्पी का मरकज़ दरख्त होंगे या कभी ऐसे देखा, ये कितनी बेहुदा बात है कि मियाँ बीवी एक करीब करीब होके बैठे हों। तो इस बात पे तो शक पड़ना ही चाहिए ना। ये मेरे कज़न के साथ भी वो हुआ था कि वो किसी रेस्टोरेंट में गया और उसमें एक और हमारा कज़न जो है वो एक खातून के साथ कोई खाना पीना चल रहा था, तो वो देख के घबरा गया और उसने कहा कि ये मेरी कज़न है। तो उसने कहा फिर तो मेरी भी कज़न है। ये फिर मेरे एक और दोस्त का किस्सा सुन लें, वो भी उसी होटल में गया। तो वो मैंने उसे देखा ना, तो वो दूर जा रहा था, तो खातून मुझे बैक साइड से मैंने देखा, खातून को स्लिम स्मार्ट सी थी, कोई शक्ल नहीं मैं देख सका। तो उसने मुझे देखा, दोस्त ने तो वापस आया, कहने लगा भाभी हैं तुम्हारी। मैं कहा ना, भाभियों की कमर इतनी पतली नहीं होती है। ये अब हम डेंजरस जोन में जा रहे हैं। कल भी हमने कुछ किस्म की चीजें की थी, जाना इधर से घर ही है। सो चलें आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पे, हाँ। वो जी जाली पुलिस अफसर एक ने मोटरसाइकिल चोरी की और रंगे हाथों पकड़े गए, उनको पकड़ा है, अरेस्ट किया है। ये वैसे मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जो हैं, ये अमूमन अखबार के अंदर ऐसी खबर कि जाली पुलिस अफसर बन के उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या हमारी वर्दी के ऊपर जैसे हमारी करेंसी नोट्स के ऊपर कुछ साइंस होते हैं कि यार ये असल वर्दी और नकली वर्दी, क्या इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकते कि बंदा फ़ौरन पता कर ले कि जाली है या नहीं? बार कोड नहीं, बार कोड ही लगा दें उनके ऊपर। देखिए, एक तो ये कि अब आपको पता है ना कि बड़ा मुश्किल होती है बारी स्टूडियो वगैरह में भी पुलिस की वर्दी लेना। हालांकि वहाँ पे तो ज़ाहिर है सेट पे चाहिए होती है अक्सर कैरेक्टर के लिए। एक तो वो बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, फिर दूसरा क्या हो गया है कि अब वो जान के वहाँ पे तो जो वर्दियाँ मिलती हैं ना, वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो आजकल चल रही है। वो काली है, वो काली हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हाँ आप ना करें, इतना क्लोज टू रियलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि जिस वक्त मौके पे एक बंदा बंदूक के साथ खड़ा होता है ना, तो वो असल है या वो, बहुत अच्छी बात, आपने वही करना है जो वो कह रहा है। अगर उसके हाथ में रिवाल्वर है और वो अपने आप को पुलिस वाला कह रहा है, तो उसकी मेहरबानी है भाई, वो अपने आप को डाकू भी कह सकता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये भी तो बहुत होता है और आप मुझे बताते रहते हैं और हमने खुद भी बहुत सुना है कि कोई बंदा पुलिस स्टेशन गया किसी अपने काम से या कोई पर्चा करवाने, कोई भी मदद लेने, वहाँ से मदद के लिए होते हैं हमारे, तो वहाँ पे उसने बाइक खड़ी की, बाइक पुलिस स्टेशन से ही चोरी हो गई। ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी कि उस जगह के अंदर अपना खुद वहाँ सेफ्टी एलिमेंट इतना नहीं है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और वो फिर उसमें ये भी नहीं पता होता कि अब इसका पर्चा इस थाने में होगा या वो हदूद किसी और थाने की है। सब कुछ भी हो सकता है। भी हो सकता है। मुझे गुस्सा सिर्फ आता है उन लोगों पे कि जो किसी भी किस्म की कोई स्टोरी सुन के आगे से कहते हैं ये कैसे हो सकता है। भाई सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल सही है, हर चीज़ हो सकती है। देखिए, हम तो कहते हैं फिल्म जो बनती है वो बनती इसी बुनियाद पे है कि ये अगर कोई चीज़ हो चुकी है, अगर कोई होने वाली है और अगर कोई हो सकती है, तो ये बुनियाद होती है। और यहाँ क्या नहीं हो सकता। मैं अजीब व गरीब, मैंने कल एक मोटरसाइकिल वाले को देखा, ट्रक पूरा उसने को स्टैंड बनवाया हुआ था, मोटरसाइकिल वो ट्राली पूरे ट्रक को खींच रहा था। यानी ट्रक के आगे कोई इंजन वगैरह वो सारा वो नहीं लगा हुआ, एक मोटरसाइकिल वाला खींच रहा। हो सकता है ना? हाँ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एक और मैं तो आपको दावे से ये कह सकता हूँ कि आप ये साइंस फिक्शन फिल्मों में जो कुछ देखते हैं ना, ये है। अगर ये ना होता तो हम तो सोच ही नहीं सकते थे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक और शख्स की सोच देखें, चैंपियन चीता, वो जी अल्जीरिया से पेरिस की एक फ़्लाइट थी और वो जाना चाह रहे थे पेरिस। हमें नहीं पता क्यों जाना चाह रहे थे। वो जो जहाज़ का लैंडिंग गियर होता है, वो उसके अंदर से दाखिल हुए हैं जहाज़ में, और जब वो जहाज़ ने टेक ऑफ किए तो उसके अंदर बैठ गए और वो पेरिस पहुंच गए।
ये अभी तो ज़ाहिर है हालात दुनिया के बहुत बदल गए हैं और इनके साथ अब पता नहीं क्या हुआ होगा क्योंकि ये पकड़े गए हैं। लेकिन तकरीबन कोई 18-20 साल पहले चाइना से एक बंदा अमेरिका इसी तरह गया था और वो जब पकड़ा गया तो अमेरिका ने उसको एजाज़ी शहरियत उसी वक्त दे दी कि यार तू तो बहुत बड़ा आदमी है। बनती थी, कितनी बड़ी बात। अच्छा, ये आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ चंद साल पहले एक बंदा गिर भी गया था किसी छत पे, और ऐसे लोग, ये जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला तो उस वक्त भी हमने देखा कि इस तरह के लोग सारे चले जाते हैं। और बाय द वे जहाँ जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं ना, वहाँ ये ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है कि रश इतना होता है। वैसे तो सिक्योरिटी बड़ी है, लेकिन बंदा अगर इसी इरादे से आया है कि उसने कहीं छुप के जाना है तो जहाज़ आसपास होते हैं कहीं ना कहीं। हम मसलन आप पिछले दिनों हम गए हुए थे जी थाईलैंड ज़ियारतों पे, तो वहाँ पे हमने देखा जो बैंकॉक का एयरपोर्ट है, वहाँ भी इसी तरह रश इतना है, यानी रशी जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आसान तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इस इरादे से गया है और वो कहीं खिसक गया आगे तो वो जा सकता है। मुझे हैरत इस बात पे है कि जहाज़ की, तो आप जहाज़ का टॉयलेट यूज़ करें ना, जब आप उसका फ्लश खींचते हैं तो आपका दिल उछल के हलक में आ जाता है, जो उसकी आवाज़ होती है, ऐसा लगता है असी भी गए ना। तो एक बंदा जो लैंडिंग गियर में बैठ के आया है उसका कितना बड़ा हौसला होगा। कितना हौसला है। वो देखिए, वो आपसे थोड़ा थोड़ा उनका मिलता जुलता है कि अली को असल में दरअसल शौक है कि उनके हर वक्त उनके पासपोर्ट पे ना वीज़ाज़ लगे हों, हर किस्म के, और वो उनके हर वक्त तैयारी हो। ट्रैवलिंग तो का मुझे पता है आपको शौक है, लेकिन आपका है कि कभी कुछ भी करना पड़ जाए, अल्लाह ना करे, तो आपके हर किस्म का वीज़ा लगा होगा। तो ये शख्स जो है, इससे मेरे ख्याल में कुछ ज़रा टिप्स। बिल्कुल सर, वो मेरा जो है ना सिर्फ एक मसला है, मेरा ये है कि किसी वक्त अगर मुझे धोती उठानी पड़े तो भागने का मेरे पास रास्ता होना चाहिए। वाह, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में यहाँ पे ख़त्म होती हैं हमारी खबरें, तो बहुत ढेर सारी हैं, वक्त ख़त्म हो जाता है। सर थैंक यू सो मच फॉर, बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगा जी, आप दोनों जो हैं, एक तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आप भी, अली भाई भी, आपने ये जो टेम्पलेट बनाया ना इसका, ये बहुत पसंद आया कि हल्की फुल्की गुफ्तगू भी है और ख़बरें भी हैं, साथ थोड़ा सा सियासत का तड़का भी लग गया किसी हवाले से, साथ सोशल इश्यूज़ भी आ गए, और आप दोनों की मुस्कुराहट और आप दोनों की ड्रेसिंग और आप दोनों का बोलना, ये दोनों हर लिहाज से खूबसूरत। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।